आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या? चार ऑप्शन। पहला, बीट प्लास्टिक प्रदूषण। दूसरा, वायु प्रदूषण। तीसरा, ओनली वन अर्थ। चौथा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। इन चारों में से आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 23 का जो है थीम क्या है। तो आंसर हो जाएगा चौथा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि 23 में पर्यावरण दिवस का थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान था। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 22 का पूछ दे तो 22 का याद रखिएगा ओनली वन अर्थ, यानी तीसरा ऑप्शन होगा 22 का, याद रखिएगा। ठीक है, 19 का पूछेगा तो वायु प्रदूषण। 18 का पूछ सकता है, 23 में भी याद रखिएगा, क्योंकि 18 का मेज़बानी भारत ने किया था। तो 18 का जो है 2018 का विश्व पर्यावरण दिवस का जो है थीम था बीट प्लास्टिक प्रदूषण, याद रखिएगा। तो या बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यह आ सकता है एग्जाम में, 18 वाला याद रखिएगा और ये 23 वाला याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण किससे उत्पन्न हो सकता है? चार ऑप्शन। पहला, पेट्रोलियम। दूसरा, लकड़ी। तीसरा, डीजल। चौथा, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा आंसर होगा इसका चौथा, हाइड्रोजन, सबसे कम। याद रखिएगा, गो ग्रीन योजना जो है गुजरात में ये चलाया गया है और टेस्ला कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में है, जो हाइड्रोजन से गाड़ियाँ बना रही हैं। सूर्य के अंदर सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन हल्की होने के साथ साथ जो है हाइड्रोजन का प्रयोग कम और हीलियम का प्रयोग ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन परत के लिए सही नहीं है? चार ऑप्शन। पहला, समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी गैस होती है। दूसरा, वायुमंडल में ओजोन छिद्र को क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा वृद्धि होती है। तीसरा, ओजोन वृद्धि की सतह को सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करते हैं। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, समतापमंडल में ओजोन हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ है। हरित गृह प्रवाह क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि वायुमंडल में गैसों का एक आवरण होता है पृथ्वी के चारों ओर, जो बहुत ज़्यादा घना हो जाने के कारण सूर्य की विकिरण और पृथ्वी की गर्मी वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, उससे ये मतलब है। और समतापमंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जिसमें छिद्र के बड़े बड़े हो जाने से उससे सूर्य की किरणें फिल्टर होकर नहीं आ पाती, सीधे आ जाती हैं पृथ्वी पर। और किसी वनस्पति पर पड़े या जंतु पर, जीव पर पड़े तो जीव जंतु को त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है और पौधों को जो है उसके विकास में वृद्धि न होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोया उपसंधि या प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये तो इसमें से क्वेश्चन निश्चित आना है, याद रखिएगा। पहला, जलवायु परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन, जैव विविधता। तीसरा ऑप्शन, ओजोन। और चौथा ऑप्शन, हरित गृह प्रवाह गैस। तो आंसर होगा इसका दूसरा, याद रखिएगा, जैव विविधता। जब आपके एग्जाम में पूछे नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्या आंसर लगाएंगे आप? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी लगाइएगा। नागोया याद रखिएगा जापान में है और 2014 से इसे प्रभावित कर दिया गया। बाकी तीन ऑप्शन के विषय में भी थोड़ा जान लीजिए। जलवायु परिवर्तन सबसे पहले 1972 में हुआ था और स्टॉकहोम में हुआ था, याद रखिएगा, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ हुआ था। ओजोन क्षरण 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए हुआ था, कनाडा में हुआ था। और हरित गृह प्रवाह के लिए याद रखिएगा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जापान में हुआ था। लेकिन ये क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? चार ऑप्शन। पहला, निजामुद्दीन औलिया। दूसरा, गयासुद्दीन तुगलक। तीसरा, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। और चौथा, शेख सलीम चिश्ती। तो आंसर हो जाएगा पहला, याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया। यदि आपके एग्जाम में पूछे कि दिल्ली दूरस्ती किसने कहा था, तो आप आंसर लगाइएगा निजामुद्दीन औलिया। किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ दे, अमीर खुसरो जिन्हें तोता हिंद कहा जाता है, जो तबला के जनक हैं, भारत में मुकरी के जनक हैं, खड़ी बोली के जनक हैं, जिनका जन्म पटियाला में हुआ, इनके गुरु का क्या नाम था? तो आंसर लगाइएगा निजामुद्दीन औलिया। और दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे गयासुद्दीन तुगलक, ये कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक हैं। तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे शेख
मोइजुद्दीन चिश्ती ये कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय के जनक थे, याद रखिएगा। ये अजमेर में थे और उसके बाद ये 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। और आप ये भी याद रखिएगा 1236 से 1240 तक शासन किसका था? रजिया सुल्तान का शासन था। शेख सलीम चिश्ती याद रखिएगा अकबर के गुरु थे और ये फतेहपुर सीकरी से इनका संबंध था, सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? विश्व मलेरिया दिवस 29 जुलाई, दूसरा विश्व दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, तीसरा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर और उसके बाद चौथा है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। तो आंसर हो जाएगा पहला, यही गलत है क्योंकि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 29 जुलाई को तो बाघ दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ है? बाघों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? और दूसरा आंसर बताएंगे आप, उत्तर प्रदेश में कितने बाघ हैं? ठीक है। और पर्यटन मंत्री, पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी बता दीजिए कि वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है और वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है, दोनों आपको बताना है। चाहे देख के बताइए चाहे कैसे बताइए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अंतर्गत प्राथमिकताओं को क्या कहा गया है? 4 ऑप्शन, पहला श्री अन्न, दूसरा अमृत, तीसरा सप्तऋषि, चौथा सशक्तिकरण। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा सप्तऋषि। याद रखिएगा श्री अन्न मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया और सशक्तिकरण मतलब महिलाओं के शक्तिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य स्थानीय सरकार द्वारा लगाया गया जल कर, स्वच्छता कर, मनोरंजन कर आदि करों के विषय से संबंधित कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन, कोई कर नहीं लगा सकती है, दूसरा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती है, तीसरा राज्य सरकार को कर लगाने के लिए प्रस्ताव भेज सकती है, चौथा स्थानीय सरकार कर लगा सकती है और आपका आंसर होगा चौथा, स्थानीय सरकार कर लगा सकती है। ठीक है। तो भारत में स्थानीय सरकार के जनक कौन है आपको बताना है। अस्थाई बंदोबस्त तो 1793 में आया था, पंचायत का वर्णन भाग 3 में है लेकिन अनुसूची 11 में है, नगर पालिका का वर्णन भाग 9 क में है लेकिन अनुसूची 12 में है। आपको क्या बताना है कि भारत में अस्थाई स्वशासन सरकार के जनक कौन से गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है। 4 ऑप्शन, पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कलकत्ता। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, मुंबई में याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछे कि भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आंसर क्या लगाएंगे? दिल्ली। पूछ दे हड्डी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है जो शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित है? 4 ऑप्शन, पहला एडुसेट, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा रोहिणी और चौथा विक्रम1। तो आंसर हो जाएगा पहला एडुसेट। बाकी 3 के विषय में भी जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आर्यभट्ट के विषय में पूछे तो याद रखिएगा भारत का प्रथम उपग्रह 1975 में छोड़ा गया, नाम क्या था? आर्यभट्ट। लेकिन किसकी सहायता से, किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। रोहिणी अगर आपसे पूछे एग्जाम में क्या है, तो इसरो द्वारा उपग्रह की श्रृंखला है, ये स्वदेशी है। विक्रम1 क्या है? याद रखिएगा विक्रम1 भारत का प्रथम प्राइवेट रॉकेट है, स्काई रूट कंपनी द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंटरनेट में हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं है? कौन सा इंटरनेट में हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं है? 4 ऑप्शन, पहला हब, दूसरा राउटर, तीसरा मॉडेम, चौथा उपरोक्त सभी आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं। 4 ऑप्शन, पहला न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, दूसरा अनिल लोहाटी, तीसरा हिमांशु पाठक, चौथा विवेक जोशी। तो याद रखिएगा वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक आंसर होगा तीसरा, हिमांशु पाठक। बाकी 3 के विषय में भी जानिए। ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एग्जाम में आ भी चुका है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल जी थे, ये चेंज हो गए हैं और इनके जगह पे आ गए हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। किसके जगह पे, आदर्श कुमार गोयल के जगह पे। अनिल लोहाटी जी कौन है, तो रेलवे बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। विवेक जोशी कौन है, आ सकता है, वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं, भारत की महापंजीयन है। आपको बताना है कि 2011 में जनगणना आयुक्त का क्या नाम था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन, पहला जिनेवा में, दूसरा वाशिंगटन डीसी में, तीसरा रोम में और चौथा मनीला में। तो आंसर हो जाएगा पहला जिनेवा में, याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन के विषय में जान जाइएगा। जिनेवा के विषय में याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछिए तो कहाँ लगाइएगा, जिनेवा। मानवाधिकार का भी प्रश्न में आपने देखा, कहाँ मुख्यालय है, जिनेवा। विश्व श्रम संगठन का पूछिए तो कहाँ लगाइएगा, जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूछिए तो कहाँ लगाइएगा, जिनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा का पूछिए तो कहाँ लगाइएगा, जिनेवा। ठीक है, ये जिनेवा याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे वाशिंगटन डीसी, तो ये वाशिंगटन डीसी सब ये पैसा वाला जो भी हिसाब किताब रहेगा, कहाँ मुख्यालय आप लगाएंगे, वाशिंगटन डीसी। जैसे देख लीजिए, पूछ दे अगर आपके एग्जाम में कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या लगाएंगे, वाशिंगटन डीसी। पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या लगाएंगे, वाशिंगटन डीसी। पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। तो पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय वित्त विकास का कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। जब भी पैसा वाला बात आएगा तो डीसी चले जाइएगा, ठीक है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। और रोम किसकी राजधानी है, चलिए बताइए, आपको बताना है रोम किसकी राजधानी है। और रोम के बगल में विश्व का कौन सा देश है जो बहुत फेमस है, और रोम किस नदी किनारे है, तीनों बताइए। और तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे मनीला, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला में है। आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि बताइए सबसे गहरा मैरियाना गर्त समुंदर प्रशांत महासागर में कहाँ है, तो मनीला के पास है। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ है, मुख्यालय, तो मनीला के पास है, ठीक है। तो मनीला राजधानी किसकी है, फिलीपींस की है। तो फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनके नाम पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? 4 ऑप्शन, पहला 27 जनवरी 1950 को, दूसरा 28 जनवरी 1950 को, तीसरा 29 जनवरी 1950 को, चौथा 30 जनवरी 1950 को। आंसर हो जाएगा दूसरा 28 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान घोषित हो गया। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयुक्त घोषित हो गए। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित हो गया। और एक दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत का उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हो गया, जिसके प्रथम जज हीरालाल जेकानिया बने। आप कहीं कहीं देख रहे होंगे हरीलाल लिखा होगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो एनसीईआरटी में जो आयोग जो बोर्ड सही करता है उस चक्कर में रहिए। बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हम लोग अपना अनुभव बता रहे हैं, बहुत गलत दिया रहता है इंटरनेट पे, और जो है वो पुराना डाटा रहता है, आप समझ नहीं पाते, नया कि पुराना है। जो अनुभव से जो टीचर बता रहा हो उसको ध्यान से समझना चाहिए। उसके बाद बीबी फातिमा आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, न कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए भारत की प्रथम महिला हाईकोर्ट की न्यायाधीश कौन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? 4 ऑप्शन, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, दूसरा केवल उच्च न्यायालय में, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, और चौथा किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके CAD का
तात्पर्य है? कैड का तात्पर्य है? चार ऑप्शन में बताना है क्या? पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दूसरा कंप्यूटर एल्गोरिज्म फॉर डिजाइन, तीसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन और चौथा कंप्यूटर एरिया डिस्कवर डिजाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन में बताना आपको किसने जीता। चार ऑप्शन में पहला नोवाक जोकोविच, दूसरा ऑप्शन कार्लोस अल्कारेज, तीसरा सी अल्कराज ग्राफिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये रटने वाला है। आंसर होगा पहला नोवाक जोकोविच। आप जानते होंगे सबसे पहले कौन सा खेल होता है साल के शुरुआत में? ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन। तो यूएस ओपन अभी 23 में हुआ नहीं है, अभी हो सकता है आगे वाले महीने में हो जाए या इसका रिजल्ट आ जाए। तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच के विषय में आपको ट्रिक बता दें कि इस साल का 23 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीते हैं। ये तो याद हो गया आपको, नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और कार्लोस अल्कारेज जो है विंबलडन ओपन जीते हैं 23 का, ठीक है। और सी अल्कराज ग्राफिया तो जो लास्ट में हुआ था 22 के लास्ट महीने में, तो वो यूएस ओपन 2022 जीते थे। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? पहला आंसर होगा। ये याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 की प्रसिद्ध फिल्म RRR के डायरेक्टर कौन है? चार ऑप्शन, एस राजमौली, दूसरा संजय लीला भंसाली और तीसरा आदित्य चोपड़ा और चौथा राजकुमार हिरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला एस राजमौली। प्रसिद्ध फिल्म RRR के डायरेक्टर हैं। आप जानते होंगे नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। तो इसमें एस राजमौली और किस फिल्म के हैं? तो बाहुबली फिल्म के भी हैं। संजय लीला भंसाली किसके हैं? पद्मावत के हैं, बाजीराव मस्तानी के हैं, देवदास के हैं, ब्लैक के हैं, याद रखिएगा। आदित्य चोपड़ा किसके हैं? तो आप सबकी फेमस फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उनकी हैं। और राजकुमारी हिरानी, याद रखिएगा, थ्री इडियट के डायरेक्टर कौन है? राजकुमार हिरानी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद आ गया, थ्री इडियट में देखते होंगे आमिर खान क्या बोलता है? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, हम लोग को दशकों हो गया, 2 दशक से ऊपर हो गया इस अनुभव लिए हुए चीज़ों में। ऑल इज वेल भी एक तरह का मेडिटेशन का प्रकार है, समझ लीजिए। जैसे आप ऑल इज वेल बोलेंगे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही विचार लौट के आपके पास आएंगे। इसलिए सोच हमेशा अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये भी एक मेडिटेशन का प्रकार है। लिखना क्या, इस बार इंटरव्यू पार, ये भी एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है, एक विचार है जो आप निकालते हैं। इस एटमॉस्फेयर में जैसे विचार देंगे वही रिटर्न होगा आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा इसी बात पे। आप जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, इस बार इंटरव्यू पार। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। कुछ लोग सोचते हैं हम सब लोग एक ही बार कैसे पार हो जाएंगे, इतना सीट कहाँ है। अरे तो इसमें मेरे विषय में पार हो जाओगे, बाकी सब्जेक्ट अपना पढ़िए आप। अब ये बाकी फर्स्ट पेपर जीएस तुम देख ही रहे हैं, हम लोग देखेंगे ही, विश्वास रखो एकदम। अभी मैं एडवांस में कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास होगी जो हम लोग की टीम जैसे वर्क कर रही है। फ्यूचर की कुछ प्लानिंग ऐसी है, आप लोग विषय को ठीक से पढ़ो, जीएस वैसे बता रहे हैं प्रोसेस करो और ज़रूर लिखा करो। मैं सबका पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लिखते हो तो इस बार इंटरव्यू पर खुश होता हूँ तो मेरे हृदय से एक एनर्जी निकलती है। आप जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी हो, वहाँ एनर्जी चली जाती है। चलो अब क्लास पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में स्मृति को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? चार ऑप्शन, पहला टेराबाइट, दूसरा मेगाबाइट, तीसरा किलोबाइट और चौथा गीगाबाइट। तो आंसर होगा पहला टेराबाइट। याद रखिएगा सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। इसका दिए थे नोट्स में, रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते को 2 भाग कौन कौन होते हैं? चार ऑप्शन, पहला प्रयोगकर्ता का नाम तथा घर का पता, दूसरा वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, तीसरा हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, चौथा प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। तो आंसर हो जाएगा चौथा प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? चार ऑप्शन, पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा में, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, तीसरा है शंकुधारी वनों में, चौथा उत्तर ध्रुवी वनों में। तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
आप जैव विविधता मतलब समझ रहे होंगे कि जहाँ सबसे अधिक तरह तरह के सभी तरह के जीव जंतु होते हैं वहाँ जैव विविधता अधिक होता है। और याद रखिएगा, जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, यानी पृथ्वी की कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। आज आप बीच में देख रहे होंगे आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद आर्कटिक रेखा के उत्तर और अंटार्कटिका रेखा के नीचे जो क्षेत्र होता है उसे शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? 4 ऑप्शन, पहला लाल किला दिल्ली में, दूसरा ग्वालियर कोर्ट में, तीसरा अमीर फोर्ट जयपुर में और चौथा आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में। तो आंसर होगा पहला लाल किला दिल्ली में। याद रखिएगा, नवंबर 1945 में लाल किले पर चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया और केस लड़े से भूला लाल देसाई, ये भी एग्जाम में आता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न का आंसर देना है। उत्तर प्रदेश का लाल किला अकबर ने बनवाया था, तो बताइए उत्तर प्रदेश का लाल किला किसे कहते हैं और वहाँ कौन कौन रहता है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 4 ऑप्शन, पहला 1756 ईस्वी, दूसरा 1576 ईस्वी, तीसरा 1856 ईस्वी, चौथा कोई नहीं। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका दूसरा 1576 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर मतलब अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। और मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। तो बताइए महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आप बताइए। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे 1756। तो 1756 में क्या हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का आपको बताना है। प्रथम युद्ध हुआ था, ये द्वितीय युद्ध हुआ था, आपको बताना है 1756 में। ठीक है, मैं बस बता दे रहा हूँ। अकबर और यानी बैरम खां अकबर के सेनापति थे और हेमू के बीच में हुआ था। और हेमू कौन थे? अंतिम हिंदू शासक हेमू थे। याद रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त किए थे। रेवाड़ी के बनिया थे, नमक बेचते थे सड़क पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारगैसो समुद्र की विशेषता है। पहला अति ठंडा पानी, दूसरा अति गर्म पानी, तीसरा अत्यधिक लवड़ी और चौथा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। आंसर होगा इसका चौथा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। बिना जड़ की घास है। याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और जो है अटलांटिक महासागर जो यस आकार का होता है, सबसे व्यस्त होता है, उसी में ये पाया जाता है। और आप जानते होंगे सारगैसी अधिनियम 2019 में आया था। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उस समय आया था। तो सारगैसी क्या होता है कि जो कोई महिला जिसको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे ऐसी कोई गहन बीमारी हो, जो बच्चे पैदा करने में जिनको दिक्कत हो, तो अपनी कोख को किसी दूसरे माँ की कोख में रख के बच्चे को पैदा करा सकती हैं। लेकिन जो नया अधिनियम आ गया कि अब कोई अपने खून में ही वो जो है अपना जो है बच्चे को दे सकता है दूसरे के पेट में। ठीक है, तो ये अधिनियम ये बंद हो चुका है, ये याद रखिएगा। वो दूसरी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन, पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, तीसरा गुजरात और चौथा उत्तर प्रदेश। तो ऐसे पूछेगा किस राज्य का सर्वाधिक है, तो आंसर लगाइएगा चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। लेकिन इसी प्रश्न में अगर पूछ दे कि शहरी जनसंख्या कहाँ किसका अधिक है, तो आप लगाइएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, पूछेगा सबसे गरीब जनसंख्या कहाँ है, तो कहाँ क्या लगाएंगे आप? जो है बिहार का लगाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन, पहला अनुपयुक्त शोध में, दूसरा ऐतिहासिक शोध में, तीसरा क्रियापरक शोध में, चौथा दार्शनिक शोध में। आंसर होगा पहला अनुपयुक्त शोध में मौलिक शोधों के सिद्धांतों का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन को इंगित करता है? 4 ऑप्शन, पहला उमेश 500 अंकों में 400 अंक प्राप्त किया, दूसरा मोहन को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ, तीसरा अब्दुल को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, चौथा उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा दूसरा मोहन को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध में त्रिभुजन पद निम्नलिखित में से
किसे नियुक्त करने से संबंधित है? 4 ऑप्शन, 2 से अधिक न्यायदर्शी का योग, दूसरा अनेक गुणात्मक शोध तकनीकों का योग, तीसरा प्रदंत विश्लेषण के लिए बहुत सी मात्रात्मक तकनीकी, चौथा 2 से अधिक शोध अध्ययनों का योग। आंसर हो जाएगा दूसरा अनेक गुणात्मक शोध तकनीकी का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 का शीर्षक था। 4 ऑप्शन, पहला बिना बोझ सीखिए, दूसरा एक जागृत एवं मानवीय समाज, तीसरा शिक्षा और भारत के लोग, चौथा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा चौथा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का जो है ये शीर्षक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्न में से किसमें है? 4 ऑप्शन, पहला समकक्षी अनुदेशन विधि से, दूसरा क्यूज विधि से, तीसरा शिक्षण की व्यष्टि विधि से, चौथा अवधारणा प्रतिचित्रण से। आंसर हो जाएगा तीसरा शिक्षण की व्यष्टि विधि से। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में ज़रूर भेजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके